हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हर एग्जाम्स में आपको काम देगा। दोस्तों इस में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उसके कंसेप्ट को पूरी तरह से बताया गया, तो अंत तक वीडियो को देखें। और हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक टाइप का एक क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपकी डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एक संख्या है जिसे एक ही अंक 6 बार लिखकर बनाया जाता है। यानी किसी संख्या को हम लोग 6 बार लिख करके बनाए, जैसे 1 को 6 बार लिख लिया, 4 को 6 बार लिख लिया, 5 को 6 बार लिख लिया। यानी कोई भी डिजिट्स को अगर हम 6 बार लिखते हैं दोस्तों तो यह सदा किससे विभाजित होगा। तो आप या तो आप भाग दे करके देख सकते हो कि 7 से होता है कि नहीं, 11 से होता है कि नहीं, 13 से होता है कि नहीं दोस्तों। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो यह है दोस्तों कि याद रख लें आप कि अगर कोई संख्या 6 बार लिखी जाए, यानी 6 बार कोई संख्या रिपीट हो, तो वो 7 से, 11 से और 13 से हमेशा विभाजित होगी दोस्तों। किस किस से विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 13 से विभाजित होगी। एकदम याद रखें दोस्तों, अगर किसी संख्या को 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या, यानी किसी अंक को 6 बार लिखा जाए तो उससे जो नंबर्स बनेंगे, जो संख्या बनेगी, वो हमेशा 7, 11 और 13 से विभक्त होगी। यानी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, यदि 8 आदमी 24 दिन में 80 हेक्टेयर लुनाई कर सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर की लुनाई कर सकते हैं। इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, एक ही फॉर्मूला पर ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से चैप्टर है दोस्तों। किसी चैप्टर में आप समय काम में ही मिल जाएगा, किसी का आप में लिए अलग से मिश्र अनुपात निकाला गया है और किसी चैप्टर में एक एक नियम करके इसको दिया गया है। तो हम लोग फिलहाल उन सबको छोड़ते हुए इसे बनाते हैं दोस्तों। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखो, M1 D1 H1 बाई W1 और बटा M2 D2 H2 बटा W2। यानी सीधा सा आपको एक चीज याद रखना होगा, MDH का मसाला। MDH, M का मतलब मैन, डी का मतलब डे और एच का मतलब आवर। और भी कुछ हो तो उसे ऊपर में लिखेंगे। ध्यान यहाँ यही देना है कि नीचे सिर्फ हमें काम को लिखना है, काम के अलावा नीचे कोई चीज नहीं लिखा जाएगा, बस MDH, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम बैठाएंगे पहला का 8 आदमी, तो मैन का 8 हो गया, डे 24 दिन दिया गया है, आवर वगैरह कुछ नहीं दिया, नहीं लिखेंगे। डब्लू कितना काम करता है? 80 हेक्टेयर लुनाई करता है, तो 80 नीचे दे देंगे दोस्तों, बराबर। M2 कितना है? 36 आदमी है। डे कितना है? 30 दिन है। और कितने हेक्टेयर लुनाई करेगा इसे नहीं पता, तो एक्स का मान लेते हैं। 8 से काट दीजिए, 8 दहें 80, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से कट जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और गुणे 10। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा दोस्तों? 15 तिया 45 और 10 गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर कुछ नहीं है तो x हो गया 15 तिया 45 दहें 450। यानी इसका आंसर हो जाएगा 450 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 450 हेक्टेयर, 450 हेक्टेयर। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। एकदम ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, M1 D1 H1 बाई W1, M2 D2 H2 बटा W2। सिर्फ नीचे वर्क को रखना है, क्षमता हो कुछ भी हो सारा ऊपर रहेगा, बट सिर्फ काम को नीचे रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये है दोस्तों। दोस्तों कहता है 2 रेलगाड़ियां A और B क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी A और B की लंबाइयां क्रमशः 350 मीटर और 400 मीटर। यदि एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में दोनों रेलगाड़ियों द्वारा लिए गए समय का अंतर 14 सेकेंड है दोस्तों। समय का जो डिफरेंस है वो 14 सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे कि जो पहली रेलगाड़ी उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा और दूसरी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों के समय के डिफरेंस बराबर 14 सेकेंड। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये सारा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी सेकेंड। यहाँ पर क्या करेंगे, 14 सेकेंड है और मीटर है, तो इसे भी क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुणा कर लो। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को, अब ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने
तो इसे काट देंगे, 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 को भी 5/18 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमने क्या किया दोस्तों, इन दोनों चालों को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिया। अब बात करते हैं कि अगर ये 350 मीटर जो पहली रेलगाड़ी है जिसका स्पीड 15 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ऐसे भी आप जान लीजिए दोस्तों, अगर कोई रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर हो जाती है। फिर से ध्यान रखेंगे, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होती है। अब हम मानते हैं कि पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दोनों ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को p मान लिया, बटा क्या चाल से चल रहा है 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी पहली जो ट्रेन है, ट्रेन ए, जिसकी लंबाई 350 मीटर है, उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, तो 350 प्लस p बटा 15, और दूसरा को 400 प्लस p बटा 25। अब दोनों के समय का अंतर दिया गया है 14 सेकेंड दोस्तों। अब आपको तो समझ में आ रहा होगा, सिर्फ इसे हल करना है, तो इसे हल करते हैं। 15 25 कैल्शियम 75, 15 पचे 75, 5 से इसे गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 पचे 25, 15 15 2 17, प्लस 5 इंटू पी 5p, 25 तिया 75, 4 तिया 1200, प्लस माइनस 25 3p इज इक्वल टू 14। अब 1750 में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 1750 में से 12 5 17, यानी 550 प्लस 5p में से 3p गया यानी 2p, और 75 को 14 से गुणा करिएगा, 14 पचे 70 के 0, बाकी 7, 14 चौसते 98 और 7 1 1050। ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2p बराबर हमारा हो जाएगा 1050 में से 50 गया, 1050 में से 550 गया तो 500, यानी p इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 250। p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी दोस्तों वो हो जाएगी 250 मीटर। कितना हो जाएगा 250 मीटर। एक बार फिर से हम आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा यहाँ मीटर में सारा था, ये सेकेंड में था, तो हमने सबसे पहले अपने 54 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में, यानी बड़े वाले इसको छोटा में बदलना है, तो छोटा वाला जो 5 है वो ऊपर रहेगा, तो 54 गुने 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर सेकेंड। सेम 90 को भी बदला 25। अब समझिए कि जो 15 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, 350 मीटर लंबा ट्रेन है, उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो चाल तो 15 है, और दूरी क्या होगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सेम इसमें भी करेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो ये सिर्फ इसके हल कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि 2020 में 10वीं पारी में विराट ने 58 रन बनाए और इससे उसका औसत 2 से बढ़ गया, तो 10वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। तो हम डायरेक्ट इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, 10वीं पारी के बाद का औसत, 10वीं पारी के बाद औसत। अगर 10वीं पारी के बाद, ये तो पहले याद रखिए जो लास्ट इनिंग में रन मारता है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, बस लास्ट इनिंग में जो रन मारता है वो। अब यहाँ माइनस, अब अगर आप 10वीं पारी को लिख रहे हैं, 10वीं पारी का निकालना है तो 10 से 1 कम यानी 9वीं पारी को यहाँ लिख देना, और टोटल स्कोर कितना था 2 बढ़ गया, जितने औसत में वृद्धि हुई, जितना औसत में वृद्धि है उसको लिख देंगे। तो 58, तो 58 और 9 दूनी 18, तो 58 में से 18 गया 40 दोस्तों, यानी हमारा औसत कितना था 40 था, ये 10वीं पारी में। अगर यहाँ 9वीं पारी ही रहता है दोस्तों कि 9वीं पारी तक का उसका औसत कितना, तो जितना लास्ट में मारा है वो तो लिखना ही होगा। यहाँ 9वीं पारी निकालना है तो यहाँ उससे अगला को लिख देना और गुणे सारा वही रहना है। तो 58 और 10 दूनी 20, 58 8, 5 में 2 38। अब सोचिए 9वीं पारी में 38 था तब ना 10वीं पारी में 2 बढ़ करके 40 हुआ दोस्तों। तो आप दोनों कंसेप्ट को, इसलिए हमने दोनों को बताया कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो हमें 10वीं पारी का पूछ रहा था इसलिए हमने इस पे काम किया, 9वीं पूछेगा ये करिएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर ये रहा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों एक आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 42। तो एल प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 21। अब और उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब एल गुने बी बराबर 76 सेंटीमीटर। हमें विकर्ण कहता है, तो आयत का जो विकर्ण होता है दोस्तों वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अगर हमें लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर मिल जाए तो हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास दो डाटा है एल प्लस बी और एल इंटू बी। तो इससे अगर आप एक फॉर्मूला जानते होंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एल प्लस बी का मान 21, 21 का स्क्वायर 441 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल बी बराबर 76, 2 इंटू 76। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 441। अब ये उधर जाके घटेगा माइनस 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15। 11 में से 2 गया 9, 3 में से 5 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। तो हमें विकर्ण का मान निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या होगा दोस्तों अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों 17 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का, हमारा ये आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की दो छूट देता है। आप सोचिए कोई वस्तु है उस पर दो छूट दे दिया, यानी वो बेच दिया, यानी जो जिस दाम पर वो छूट देने के बाद जो मूल्य है वो उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है कुछ। अब अंकित मूल्य पर उसने क्या किया पहले 15% की छूट दी, तो 15% छूट दी यानी 85% लेगा और फिर 10% छूट दी यानी 90% लेगा, 90/100। अब ये विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों और विक्रय मूल्य बराबर 765 दिया है। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से कटिएगा तो 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चक 68। तो 76 में से 68 गया, कितना बचेगा 5 8 85, 17 पचे 85, 9 पचे 45, 5 से 5 कट गया दोस्तों। तो अंकित मूल्य आपका कितना हो गया दोस्तों अंकित मूल्य हो गया 100 गुणे 10 यानी 1000 रुपया। कितना हो गया दोस्तों 1000। बहुत ही आसान सा तरीका है। छूट जब भी मिलता है तो अंकित मूल्य पर मिलता है और हमारा अंकित मूल्य कुछ था, उस पर पहले 15% का छूट दिया, 15% का छूट दिया मतलब 85% में बेचेगा, फिर 10% का छूट दिया तो 90% में बेचेगा। क्रमिक छूट का मतलब होता है छूट पर फिर छूट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों 1000 रुपया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों त्रिभुज एबीसी समकोण है और त्रिभुज एबीसी समकोण है ए पर, यानी एक त्रिभुज एबीसी आप बना लो, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जब आप समकोण बना रहे हो तो उसमें जो समकोण का मान होगा वो 90 डिग्री जो होगा वो ए पर होगा। किस एंगल पर होगा ए पर। अब इसे लिख दीजिए ए बी सी। अब ए बी बराबर 24 है और ए सी बराबर 7 है। तो ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है दोस्तों। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ दीजिए 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 का मतलब कितना 25 मिलीमीटर। ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में, तो हमारा आंसर भी क्या चीज में आएगा मिलीमीटर में। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण ए पर समकोण है और ए बी बराबर 24 और बीसी बराबर एसी बराबर 7 दिया है, तो ये निकालेंगे कर्ण से सीधा सा रूल लगा दिया हमने। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक समानांतर चतुर्भुज है दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज। तो एक अगर आप समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं
तो समानांतर चतुर्भुज में कोण बी, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो समानांतर चतुर्भुज की खासियत ये है ना कि समानांतर चतुर्भुज में ये एंगल और ये एंगल जोड़ करके 180 डिग्री होगा, और फिर ये एंगल और ये एंगल जोड़ करके 180 डिग्री होगा। चूंकि ये चारों की चारों लाइनें परपेंडिकुलर होती है, सीधी होती है, समानांतर है ना, तो ये समानांतर इसके होगा और ये समानांतर इसके होगा, ठीक ना। अब कोण बी 60 है दोस्तों, तो आप सोच लीजिए ये 60 है, ये दोनों जोड़ करके 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 120। अब फिर ये दोनों जोड़ करके 180 होगा, तो ये 120 है, तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अब हमको निकालना है ए सी डी, तो ए का मान भी 120, सी का मान भी 120 और डी का मान 60। 60 इकाई 60, 60 दूनी 120 और 60 दूनी 120, यानी हमारा क्या हो जाएगा ए सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों 2:2:1, 2:2:1। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। सिर्फ समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना कि ये दोनों लाइनें समानांतर होती है, तो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर ये दोनों लाइनें समानांतर होती है, तो इसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री और फिर इसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हमारा ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि x पर पावर 51, x पे पावर 51 और प्लस 51 को x प्लस 1 से, अगर देखिए दोस्तों विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अगर x प्लस 1 से आप विभाजित करते और शेषफल निकालना है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 चूंकि ये इसका फैक्टर होना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या -1। अब जो यहां से x का मान आया सिर्फ जिसमें भाग देना उसमें रख दीजिए, तो -1 पे पावर 51 और प्लस 51। अब -1 को पर देखिएगा, अब एक चीज यहां से जानिएगा, माइनस पर अगर कोई ऑड नंबर पावर हो, ऑड का मतलब विषम हो, तो ये निगेटिव होता है। अगर यही माइनस पर कोई सम पावर हो, इवन पावर हो, तो ये पॉजिटिव होता है। ऑड का मतलब विषम, अगर विषम संख्या पावर हो तो ये माइनस ही हो जाएगा और ये सम है तो प्लस हो जाएगा। माइनस है और एक पर पावर एक आमन, एक को कितने बार भी गुना करे एक आएगा, लेकिन निगेटिव में प्लस 51 और 51 में से 1 गया तो यानी 50, यानी हमारा शेषफल कितना हो जाएगा दोस्तों, शेषफल 50 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पे है। कहता है घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपया का कम लाभ मिलता है। आप सोचिए कोई घड़ी का मूल्य 100 रुपया है, ठीक ना दोस्तों, किसी घड़ी का मूल्य 100 रुपया है। अब 100 रुपया में वो क्या करता है, पहले उसे 5% की छूट देता है, यानी 95 में बेचता है, यानी ये इसका यूनिट समझ लीजिएगा, ये 95 यूनिट में देता है, और फिर 7% की छूट देता है, यानी 93 यूनिट में देता है। अब ये 2 यूनिट जो कम छूट दिया उसके कारण उसे 15 रुपया कम लाभ हुआ, यानी इसमें 15 रुपया कम लाभ होता है, यानी 15 रुपया जो होगा वो कितना के बराबर हुआ, 95 में से 93, यानी 2 यूनिट बराबर क्या हो गया 15। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7.5। तो हमें टोटल क्रय मूल्य जो निकालना, अंकित मूल्य है वो 100 रुपया पर ना है, तो अंकित मूल्य क्या होगा 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट का क्या हो जाएगा 100 गुने 7.5, 1 यूनिट बराबर 7.5, तो 100 यूनिट बराबर 750, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 750। ऐसे इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि अगर यहाँ 2 ही चीज दे सकता है या क्रय मूल्य ही निकलेगा इससे ज्यादातर, अगर ये दोनों छूट दे तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बराबर हम डायरेक्ट भी इसमें से निकाल सकते थे। क्या अंकित मूल्य बराबर डायरेक्ट क्या करते, जितना रुपया कम लाभ हो या ज्यादा लाभ हो उसको ऊपर लिख लीजिए, और बटा क्या करेंगे, अगर दोनों छूट हो, दोनों एक जैसा हो तो घटा देंगे, अगर अलग अलग रहता तो जोड़ देते, तो 7 में 5 गया 2 और गुने 100, 50 दूनी 100, 15 पचे 75, 750 यूनिट। ये स्पेशल हम लोग लाभ हानि पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।